हाउ आर यू। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत। यानी हम किन जीव जंतुओं का या पेड़ पौधों का जो है वो वर्गीकरण जब करते हैं तो किन किन बातों को हम ध्यान में रखते हैं और वर्गीकरण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है और ये वर्गीकरण होता क्या है, इसके बारे में जो हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम बातचीत ये करते हैं कि वर्गीकरण हमें क्यों करना पड़ता है, वर्गीकरण की आवश्यकता हमें क्या होती है। तो देखो, होता यह है कि हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जो है वो कितने अधिक पेड़ पौधों की और जीव जंतुओं की जातियां हैं। केवल अगर हम जीव जंतुओं की जातियों के बारे में देखें तो लगभग लगभग जो है 10 लाख से ऊपर जो है वो जंतुओं की जो ज्ञात जातियां हैं जिसके बारे में हमें अध्ययन करना होता है। इसमें से बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, जैसे अमीबा है या पैरामीशियम है, हम जिसको हम एकोशिकीय जीव कहते हैं। तो ये बहुत छोटे आकार के होते हैं, लेकिन इसके विपरीत कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जैसे ब्लू व्हेल वगैरह। तो इनको हम एक साथ नहीं रख सकते हैं। जब हमें इनकी स्टडी करनी होती है, हमें इनका अध्ययन करना होता है, तो इसमें एक साथ अध्ययन हम इसका नहीं कर पाते। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ जीव जंतु हैं उनमें अलग प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, जबकि दूसरों में अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जहां हम देखते हैं कुछ जीव जंतु जो है वो हवा में उड़ने वाले होते हैं, तो कुछ जो होते हैं वो कहाँ जल में रहने वाले होते हैं, तो कुछ स्थल में रहते हैं। कई जो होते हैं वो शीत प्रदेशों में अपने आप को अनुकूलित कर पाते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो शीत प्रदेशों में नहीं पाए जाकर के ग्रीष्म वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। कई है वो सामान्य प्रकार के जो क्लाइमेट के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि जीव जंतुओं का जो रहन सहन है, आवास है, खान पान है, या उनके रिप्रोडक्शन जनन की जो पद्धतियां हैं, या उनके रहने का जो समय है, या उनके अनुकूलन की जो ऋतु है, वो सब अलग अलग प्रकार के होती है। तो इन सबका यदि हमें अध्ययन करना, स्टडी करना हो तो हमारे लिए काफी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इस सब समस्याओं को दूर करने के लिए क्यों न हम एक जैसे जीवों को एक समूह में रखें और उस समूह का हम सामूहिक रूप से अध्ययन करें। तो मैं मानता हूं कि अध्ययन जो है वो कुछ या स्टडी कुछ आसान हो पाएगी। जैसे हम जल में रहने वाले जंतुओं को एक साथ में जो है वो अध्ययन कर पाते हैं, उन्हें हम जो है वो पीसीज के अंदर अध्ययन कर पाते हैं। जो रेंगने वाले होते हैं उसको हमने एक साथ रख करके हम रेप्टेलियम उसका जो अध्ययन कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, उनको हम एविज मान करके हवा में उड़ने वालों को सबका जो अध्ययन है, स्टडी हम एक साथ कर पाते हैं। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हम ये मानते हैं कि हमें ये चैप्टर या टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम इसका जो है वर्गीकरण करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जनरल जो प्रिंसिपल्स कौन कौन से इसके। तो यहाँ सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांतों के अंदर ये कि इसको जो है वर्गीकरण को हम बोलते क्या है। तो वर्गीकरण का मतलब जैसे टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी को हम बोलते हैं वर्गीकी। यानी हम यूं कह सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा। यदि हम यहाँ जंतुओं की बातचीत करते हैं तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी जो है लैटिन भाषा का शब्द है, टैक्सन से मिलकर बना है। और टैक्सोन का अगर हम प्लूरल बहुवचन देखना चाहें तो टैक्सा होता है। और टैक्सा का मतलब हम यूं कह सकते हैं वर्गीकरण के कोई पद, या हम कह सकते हैं यानी जैसे चरण होते हैं ना, हम सीढ़ियों के अलग अलग चरण होते हैं, या हम कोई कार्य करते हैं तो क्रमबद्ध तरीके से करते हैं, तो वैसे ही हम इसको मानने में पद के रूप में इसको मान सकते हैं। ये टैक्सन जो है इसका क्या है, सिंगुलर है, और ये प्लूरल यानी बहुवचन है या सिंगुलर। तो ये शब्द कहां से है, कौन सी भाषा का है, हम ये मानते हैं कि ये लैटिन भाषा का जो शब्द है। तो इसके आधार पर जो हम इसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि टैक्सा जो है वो एक पद है, और इसका जो एक वचन है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर टैक्सोन हो जाता है। और ये लैटिन भाषा के यहाँ देखो टैक्सोनोमी, टैक्सोनोमी का मतलब ये हो गया कि जीव जंतुओं का जो वर्गीकरण हम करते हैं अलग अलग पदों के आधार पर, इसका जो हम वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इस वर्गीकी या वर्गीकृत विज्ञान या टैक्सोनॉमी की अगर परिभाषा लिखते हैं तो क्या परिभाषा होती है इसकी, तो हम लिख सकते हैं पादप व जंतु। यहाँ देखिए आप छोटी सी लिख लेते हैं, पादप व जंतुओं को उनकी पहचान
पहचान किस किस तरीके से हो सकती है? परिस्थिति के आधार पर हो सकती है, जैसे पहचान पारिस्थितिकी संबंधों व वर्गीकी समूहों के आधार पर सुव्यवस्थित यानी व्यवस्थित करना टेक्सोनोमी कहलाती है या वर्गीकी कहलाती है। तो हमें ये तो पता चल गया कि सिंपल सी डेफिनेशन जो है वो क्या होती है इसके, कि पादप जंतुओं की उनकी जो पहचान हम किस प्रकार के क्लाइमेट में या किस प्रकार के वो इकोसिस्टम में रहते हैं उनके आधार पर, वह वर्गीकरण के संबंधों के आधार पर यदि हम इसका एक वर्गीकरण करें, उनको अलग अलग समूह में छांटे, तो उसको अपन क्या कहेंगे? समूह में छांट करके सुव्यवस्थित करना टेक्सोनोमी कहलाती है। हम संक्षेप में इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे जल में रहने वालों को हमने अलग छांट लिया है, ठीक है, हवा में उड़ने वाले को अलग छांट लिया, मोटा हम रूप बता रहे हैं। इसके अलावा जो रेंगने वाले अलग हो जाते हैं। इसके बाद में देखो, सबसे पहले हमने जो इनको कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स, जिसको अपन कह सकते हैं वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, कशेरुक और अकशेरुक की रीढ़ की हड्डी वालों को हमने अलग कर लिया, और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उसको हमने नॉन कोऑर्डिनेट्स में रख करके उनका स्टडी हम अलग प्रकार से करते हैं। सूक्ष्म जीवों को हम यानी एक कोशिकी की जो जंतु होते हैं उनको हमने अलग वर्गीकृत कर रखा है, जबकि बहुकोशियों को हमने अलग वर्गीकृत करके उनका जो है वो हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी जो है डेफिनेशन इस प्रकार के हो सकती है। इसके बाद में कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण था, आवश्यकता में हमने पहले चर्चा कर ली। सबसे पहले जो इसकी आवश्यकता है, जरूरत क्यों पड़ती है, इससे हमें क्या सुविधा है, तो देखो इससे सबसे अच्छी जो सुविधा है हमें, कि इसमें हमें स्टडी करने में यानी जीव जंतुओं के अध्ययन करने में हमें सुविधा होती है। तो हम लिख सकते हैं जीव जंतु, पादप भी इसमें शामिल हो जाते हैं, जीव जंतु व जीव जंतु व पादपों के अध्ययन में सुविधा। तो पहला पॉइंट आपके पास में हो गया कि हम अध्ययन की सुविधा के लिए है वो जीव जंतु या पादपों का जो है वर्गीकरण करते हैं। हमें पता है कि हम जब इसका अध्ययन करते हैं तो पादप और जीव जंतुओं का, तो हम इनको सजीवों में तो मान लेते हैं, लेकिन फिर भी हमने पादप को जो है वो प्रकाश संश्लेषण के आधार पर या पत्तियों के आधार पर या अन्य गतिविधियों के आधार पर हमने पादपों को अलग समूह में ले रखा है, जबकि जंतुओं को हमने अलग समूह में ले रखा है। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे समूह भी होते हैं जो दोनों के बीच के हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं वर्गीकरण की आवश्यकता जो अध्ययन के लिए करते हैं। तो इसमें एक ये पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा अपन लिख सकते हैं वर्गीकरण जो हम करते हैं, वर्गीकरण जीवों के आवास, जिस प्रकार के आवास में रहते हैं, या जीवों की कोशिका की संरचना हम लिख सकते हैं, जीवों की किस किस आधार पर करते हैं, यानी हम कौन कौन से हम ये कह सकते हैं कि सिद्धांत या थ्योरीज काम में लेते हैं, जिसके आधार पर हम जंतुओं को बांटते हैं। जिससे हमने एक छोटा सा उदाहरण हमने ले लिया था आवास के आधार पर, यानी हमने कहा था ना ये एवीज है, ये रेप्टिलिया है, या ये पिशीज है। तो जिस प्रकार से आवास के आधार पर होता है, वैसे हम कोशिका के आधार पर, वैसे ही हम उनके जनन रिप्रोडक्शन के आधार पर, वैसे ही हम उनके जो भोजन वो ग्रहण करते हैं उसके आधार पर, वैसे ही वो किस प्रकार के आवास में रहते हैं उनके आधार पर, वैसे ही उनकी कोशिका के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं, सारे पद हम यही ले लेते हैं। वर्गीकरण जीवों की कोशिकीय संरचना, पहली बात तो कोशिकीय संरचना होगी, दूसरा उनके आवास, आवास का मतलब जिस प्रकार की क्लाइमेट में वातावरण में रहते हैं, भोजन, रिप्रोडक्शन जनन, वह आंतरिक संरचना भी कई प्रकार की होती है, आंतरिक संरचना आदि के आधार पर करते हैं। यानी हम यूं कह सकते हैं कि हम जब वर्गीकरण करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मोस्टली हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं। अब अपने आगे आता है कि जो वर्गीकरण जो है वो किसने शुरुआत की, या वर्गीकरण का जो श्रेय किसको जाता है। तो हम सब जानते हैं कैरोलस लिनियस का नाम कौन नहीं जानता, कि वर्गीकरण की जो है आधुनिक पद्धति उन्होंने दी है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे वैज्ञानिक है। सबसे पहले हम याद करेंगे अरस्तु।
यानी हम यूं कह सकते हैं कि सबसे पहले जो है वो अरस्तु नामक जो दार्शनिक हुए थे, उन्होंने वर्गीकरण करने की कोशिश की थी, और उन्होंने अपनी जो पुस्तक है उस पुस्तक में जो है वो वर्गीकरण का जो है वो वर्गीकरण करने की कोशिश भी की थी। पुस्तक का नाम था उनका जो है वो हिस्टोरिया एनिमिलिया जो है, उसके अंदर उन्होंने वर्गीकरण करने की कोशिश की थी, और उसके आधार पर उन्होंने जब केवल समूह दो भागों में बांटा, एक तो जिनमें लाल रक्त पाया जाता है और एक इसमें लाल रक्त नहीं पाया जाता, यानी ब्लड की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। तो जिनमें लाल रक्त पाया जाता है इसका मतलब वो हो गए वर्टिब्रेट्स, यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और जिसमें लाल रक्त नहीं पाया जाता वो इनवर्टिब्रेट्स यानी अकशेरुकी, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। तो इसके आधार पर उन्होंने जो है वो एनीमिया और एनीमिलिया नामक दो समूह में जो है बांटा था। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि फादर्स ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में हम कह सकते हैं। मॉडर्न टैक्सोनॉमी के बारे में तो बता दिया कैरोलस लिनियस, लेकिन फादर्स ऑफ टैक्सोनॉमी जिन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी वो कौन थे? अरस्तु। तो यहाँ हम लिखते हैं, देखो यहाँ लिख सकते हैं, सर्वप्रथम ग्रीक दार्शनिक हुए अरस्तु। अरस्तु को जो है कई जगह हम एरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं, यानी इंग्लिश में जब अरस्तु को हमने आसानी के लिए कर लिया, बाकी इंग्लिश में नाम जो है एरिस्टोटल ही इनका आता है। सर्वप्रथम ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने उनके मौलिक का मतलब मौलिक ढंग के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करने की कोशिश की। हम ये चीज यहां लिख सकते हैं। और उन्होंने जो जंतु जगत है उनको दो भागों में बांटा, हम यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अरस्तु ने जंतु जगत को दो भागों में बांटा। पहला हम यहाँ ले लेते हैं ए पॉइंट, इसमें अपन कह सकते हैं एनीमिया, और दूसरा बी पॉइंट डाल करके एनीमिया, यानी इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। उन्होंने जो अपना जो अध्ययन किया था वो लगभग हम ये कह सकते हैं कि काफी पहले, यानी ईसा शताब्दी से बहुत पहले उन्होंने जो अपना अध्ययन करने की कोशिश की थी। अब एनीमिया और एनीमिया में क्या अंतर है? इनमें अंतर इतना ही है, अब अभी मैंने बताया था कि जिसमें रक्त यानी ब्लड जो है वो पाया जाता है, या और ब्लड जिसके अंदर नहीं पाया जाता। तो अपन यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ब्लड की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर तो वर्टिब्रेट्स एनीमिया में आ गया, हम ये लिख सकते हैं लाल रक्त युक्त जीव। वर्टिब्रेट्स यानी हम इसको कह सकते हैं कशेरुकी, यानी जितने भी कशेरुकी वो सारी किस में आ गए? एनीमिया में आ गई हो। और एनीमिया के अंदर, इसके अंदर लाल रक्त रहित जीव, यानी इसको अपन यूं कह सकते हैं, इनको अगर कशेरुकी कहा तो इनको अपन क्या कहेंगे? कशेरुकी जीव, यानी इनवर्टिब्रेट्स जो जीव है वो इसी के अंदर आते हैं। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि फादर्स ऑफ टैक्सोनॉमी एक यही है, अपन लिख सकते हैं, देखो फादर्स ऑफ, किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। तो ये तो हो गई अपनी एक सामान्य भाषा, लेकिन हम इन चीजों को ज्यादा वो ध्यान में नहीं रखते हैं। इनकी जो पुस्तक थी, पुस्तक का नाम भी जो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ अभी लिख लेते हैं, हिस्टोरिया एनिमिलिया। इन्होंने जो अपनी पुस्तक जो लिखी थी वो कौन सी हो गई? इन्होंने ये जो पुस्तक है हिस्टोनिया एनिमिलिया, क्योंकि जो आधार पर जो है वो इस पुस्तक के अंदर जो उन्होंने इस प्रकार का एनीमिया और एनीमिया का जो है वो वर्गीकरण किया था। तो ये सामान्य रूप से हो गए अरस्तु के बारे में। लेकिन इसके बाद में इन्होंने कोई ज्यादा वो अध्ययन किया नहीं। उसके बाद में हम जानते हैं द्विनाम पद्धति, बायनोमेनक्लेचर सिस्टम जो देने वाले थे वो कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जो है, और आज भी हम उन्हीं की जो पद्धति है द्विनाम पद्धति है उसी को जो है इसके अंदर जो है मुख्य रूप से मानते हुए इसका जो है हम अध्ययन
करते हैं। तो यहां पर हम लेंगे इनका द्विनाम पद्धति। तो हम ये कह सकते हैं, यहां से शुरुआत अपने यहां करेंगे यहां से कि फादर्स ऑफ, सबसे पहले तो आप लिख लेते हैं फादर्स ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? कैरोलस लिनियस। ये नाम उन्होंने चेंज किया था। इनका वास्तविक जो नाम था वो कार्ल वॉन लेन या लिन था इनका, जो भी अपन ये कह सकते हैं। तो कॉर्नवॉल लिने के नाम से जो है ये वास्तव में उनका पहला ये नाम था, लेकिन बाद में जब उन्होंने द्विनाम पद्धति दी तो अपने नाम को भी दो नाम के आधार पर उन्होंने कैरोलस लिनियस जो है वो चेंज कर लिया था। ये जो है हम ये कह सकते हैं कि इनका 1707 से लेकर के और 1778 तक जो है इनका जीवन काल रहा और इसके अंदर जो उन्होंने ये कार्य किया था। तो फादर्स ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी अपन कह सकते हैं। इसके अलावा हम इसका जो एक नाम है दूसरी पद्धति जो उन्होंने दी थी या दूसरे नाम से जिससे हम जानते हैं वो है द्विनाम पद्धति यानी बायनोमिनोक्लेचरल सिस्टम। तो यहां हम देखते हैं इसमें फादर्स ऑफ बाय सिस्टम बाय फादर्स ऑफ बायोनोमिकल सिस्टम, ये अपन ये कह सकते बायोनोमिकल भी अपन कह सकते हैं। इनकी जो पुस्तक थी वो आपको पता है सिस्टेमा नेचर। तो सिस्टेमा नेचर के अंदर इसमें ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे, स्वीडन के वैज्ञानिक। तो इस पुस्तक के जो है वो 10वें संस्करण के अंदर जो है उन्होंने, यानी बहुत सारे संस्करण एडिशन इन्होंने निकाले थे, तो 10वें संस्करण के अंदर जो है इन्होंने ये द्विनाम पद्धति के बारे में जो है वो बताया था। ये बात है 1758 के आसपास की। तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस पुस्तक के अंदर ये जो है वो सिस्टम दिया था। अब इस सिस्टम के अंदर उन्होंने क्या बताया था, तो देखिए उन्होंने इस सिस्टम के अंदर जो है वो एक कॉन्सेप्ट जो दिया था और उन कॉन्सेप्ट में उन्होंने जो है वो अलग अलग पद, जैसे हमने पढ़ा टेक्स्ट अलग अलग, तो अलग अलग पद उन्होंने दिए। अलग अलग पदों में हम देखते हैं तो सबसे पहले जो है उन्होंने जो है वो सबसे बड़े संघ को रखा, सबसे बड़े पद को रखा और सबसे लास्ट में उन्होंने सबसे छोटे पद को रखा। और यहाँ हमें ध्यान रखने की बात है कि कैरोलस लिनियस ने जो है वो जाति को जो है वो सबसे छोटा पद माना है, यानी सबसे छोटी इकाई जो मानी है वो किसको मानी, स्पीसीज या जाति को मानी। तो हम ये मान सकते हैं कि फिर सबसे बड़ा पद उन्होंने कौन सा माना होगा। तो यहाँ हम देखो चर्चा करते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम यहाँ बातचीत करते हैं, देखो एक एक लिख लेते हैं। किंगडम, सबसे पहले किंगडम, किंगडम के बाद में जिन्होंने फाइलम, अगर हिंदी में भी हम लिखना चाहें तो किंगडम को अपन क्या लिखेंगे, जगत, यानी कौन से जगत का, ये जंतु जगत का है या पादप जगत का, अलग अलग आ जाएगा। इसके बाद में फाइलम, फाइलम का हम लिखते हैं संघ, यानी कौन से संघ का, संघ के बारे में ये उससे छोटा पद हो जाता है। संघ के बाद में अपन लिखते हैं क्लास, क्लास को हम लिखेंगे वर्ग, ठीक है। क्लास के बाद में आपके पास में हो जाएगा ऑर्डर, ऑर्डर को अपन लिखते हैं गण, ऑर्डर के बाद में आपके पास में आ जाएगा इसके जो है वो फैमिलीज, फैमिली क्या हो गया, इसका कुल हो गया। फैमिलीज के बाद में आपको पता है जो हम नामकरण में लेते हैं दो चीज बचती है, वो आपके पास जीनस और स्पीसीज बचती है, जीनस और लास्ट में यानी जाति। और जीनस को जो है हम इसको जीनस के रूप में इसको याद रखते हैं। तो ये सारे जो पद है इस प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि उन्होंने जो द्विनाम पद्धति दी है उसमें इस प्रकार से उनको वर्गीकरण किया, जिसमें जाति है वो क्या है, सबसे छोटी इकाई है। और इसके बारे में जाति का जो कॉन्सेप्ट जाने वाले थे जॉन रे नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये जाति का कॉन्सेप्ट, ये जाति की जो अवधारणा दी थी। यहां हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद में यदि हम देखते हैं कि ये कौन सी भाषा के शब्द काम में लेते हैं इसके, तो इसके अंदर जो हम लेटिन भाषा के शब्दों को सामान्य रूप से काम लेते हैं।
और जॉन रे का जो समय काल था वो ये था आपके पास 1628 से लेकर के और 1705 तक। ठीक है, तो ये हालांकि कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब इसके बाद में यदि हम देखते हैं कि कई बार हमें इनके आगे पीछे होने का जो है डर लगा रहता है, या कहीं हम फैमिली बाद में लिख रहे हैं या क्लास पहले लिख रहे हैं, या कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूज हो जाता है, तो इसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है इनका एक एक अक्षर आप याद रख लीजिए। देखो सबसे पहले इनका हो जाएगा के पी सी ओ, यानी के पी सी ओ और फिर एफ जी एस। इसको आप दो जो है वो लाइनों में याद रख सकते हैं, के पी सी ओ एफ जी एस, यानी कि ये आपके पास किंगडम हो गया, ये फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिलीज हो गई, जीनस हो गया और स्पेसीज या जाति हो गया। अगर ये आपको याद रहेगा तो आप कहीं जो इसको भूल नहीं पाओगे। इसके बाद में यदि हम चर्चा करते हैं कि क्या इसके अलावा भी कुछ और पद होते हैं, तो निश्चित रूप से होते हैं, जैसे फाइलम, सब फाइलम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली। इस प्रकार से जो स्पीशीज के अंदर जो है उपजाति वगैरह लगाई जाती है, तो इनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो अपना है वह है नॉमिनोकल्चर या नाम पद्धति, कि हम जब किसी जीव जंतु या पादप का जब नामकरण करते हैं तो उसके लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, और इसके साथ साथ में जो है हम कौन कौन से पद इसमें काम में लेते हैं या इसको मान्यता कौन देता है। तो हमें पता है कि जब हम नामकरण की पद्धतियों के बारे में चर्चा करते हैं तो एक नाम पद्धति के बारे में भी हम पढ़ेंगे। हम द्विनाम नाम पद्धति जो सबसे ज्यादा प्रचलित, हम नामकरण के लिए इसी पद्धति को सबसे ज्यादा काम में लेते हैं, जो कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई थी। इसके बाद में त्रिनाम पद्धति भी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो पद्धति काम में ली जाती है वह है द्विनाम पद्धति, जो कि एक जो नॉमिनिकल्चर है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। और इसको जो है वैसे हम ये कह सकते हैं नॉमिनिकल्चर का मतलब सामान्य रूप से इसका अर्थ क्या होता है, तो नॉमिनिकल्चर का सामान्य अर्थ होता है कि नाम लेकर पुकारना, नाम लेकर पुकारना, यानी किसी जंतु को हम किस नाम से पुकारते हैं वही उसका क्या है, नॉमिनिकल्चर है। जैसे हम सामान्य रूप से मनुष्य की अगर बातचीत करें तो होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस क्या हो गया, मनुष्य का जूलॉजिकल नेम हो गया। तो हम मानव को जब इस नाम से पुकारते हैं जूलॉजिकल नेम होमोसेपियंस, तो ये नाम से पुकारना हो गया, इसी को बोलते हैं नॉमिनिकल्चर। और इसको जो मान्यता दी जाती है, या हम यूं कह सकते हैं कि ये नाम नॉमिनिकल्चर को किसने वैधानिकता जो है प्रदान की, तो इसके लिए तो हम बात करते हैं। देखो एक संस्था है इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नॉमिनिकल्चर, पेरिस के अंदर जो है वो 1905 के अंदर जो है इसको जो है वो ये नॉमिनिकल्चर नाम को जो है वो मान्यता दी गई, या अपन यूं कह सकते हैं कि इसके आधार पर जो है वो नामकरण किया गया। इसमें हालांकि समय समय पर जब नई जातियों की खोज होती है तो हम उसका नया नाम रखते हैं, तो नई जातियों की खोज की जाती है तो इनमें कुछ संशोधन किए जाते हैं, तो उसके लिए भी जो है वो हम ये कह सकते हैं कि एक संस्था है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ जूलॉजी, उसके द्वारा जो है इसका संशोधन जो भी किया जाता है वो प्रेषित किया जाता है। उसका नाम क्या है, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ जूलॉजी। उसके द्वारा इन नामों में संशोधन करके और बार बार जो है वो अलग अलग संशोधन किए जाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि जब हम ये पद्धति अपनाते हैं, नॉमिनिकल्चर या नामकरण पद्धति अपनाते हैं, तो इनके लिए हम किन किन बाउंडेशंस में रह करके हमें जो कार्य करना पड़ता है, या किन किन प्रतिबंधों का ध्यान रखना पड़ता है। तो प्रतिबंधों का अगर पालन की बातचीत करें, प्रतिबंधों का पालन, तो मुख्य रूप से हमें 3 प्रतिबंधों का पालन करना पड़ता है। 3 प्रतिबंधों के पालन में अगर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आपके पास में विलक्षणता। विलक्षणता का मतलब ये हो गया कि अपने आप में जो है वो विशिष्ट है, या इसका जैसा कोई भी नहीं है, जिसको इंग्लिश में अपन कहना चाहे तो यूनिकल्चर कहते हैं। विलक्षणता का मतलब ये हो गया कि जिस प्रजाति का, जिस जाति का हम नामकरण कर रहे हैं वो प्रजाति अपने आप में विशिष्ट होनी चाहिए, और जो हम नॉमिनिकल्चर या नामकरण कर रहे हैं उसमें उसका सारा रिकॉर्ड व्यवस्थित होना चाहिए। आप इसको यूं समझ सकते हैं जैसे किसी ऑफिस या ऑफिस के अंदर जो है कोई फाइल रखी हुई है, ठीक है, और उस फाइल
को हम एक फाइल के अंदर जो भी रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को हम एक इंडेक्स का रूप दे देते हैं। यानी फाइल के अंदर अलग अलग पन्ने जो है वो सिस्टमेटिक ढंग से सही होते हैं, और उसमें कौन से पेज के ऊपर कौन सी चीज लिखी हुई है। जैसे आपकी बुक होती है, आपकी बुक समझिए, तो आपकी बुक में कौन सा चैप्टर आपके कौन से नंबर पर है, तो ये इंडेक्स में दिया होता है। तो सेम वैसे ही ये विलक्षणता ये गुण जो है वो इसके अंदर, या इस चीजों को हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है। दूसरी अगर अपन बातचीत करते हैं इसके अंदर, तो आपके पास में आ जाए सार्वत्रिकता। सार्वत्रिकता का मतलब हो गया कि सब जगह पाए जाने वाला, जिसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सिटी। यानी सब जगह पाया जाने वाला। हम ये मान सकते हैं कि हम देखते हैं कि अलग अलग देशों में है, कोई जीव जंतु है वो अलग अलग देशों में पाया जा सकता है। जैसे कौवा है हमारे यहाँ भी पाया जाता है, अन्य देशों में पाया जाता है। शेर है हमारे यहाँ भी पाया जाता है, अफ्रीका के जंगलों में भी पाया जाता है। ऊँट रेगिस्तान में यहाँ राजस्थान में पाया जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सऊदी अरबिया वगैरह या अन्य जगह पर भी पाया जाता है। तो ये बात निश्चित है कि अलग अलग देशों के अंदर इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि जो नामकरण पद्धति के अंदर जो है उस जंतु को जो है वो एक ही निश्चित नाम दिया हुआ होता है, चाहे आप उसको अपने लोकल स्तर पर किसी नाम से क्यों ना जानते हो। लेकिन जब ये नोमेनक्लेचर की बातचीत होगी या पूरे विश्व में जंतु जो उसका हम कह सकते हैं जूलॉजी नाम की, अगर जूलॉजिकल नेम की अगर चर्चा होगी, तो उसको हम जो है वो एक ही नाम से जाना जाएगा। यानी उसका एक क्या होगा, सार्वजनिक या सार्वत्रिक नाम होगा, और उसके उसी से उस जंतु की जो है पहचान हो पाती है। जैसे हम ये मानते हैं कि मेंढक में जैसे राना टिकरिना, तो पूरे विश्व के अंदर जब जूलॉजिकल नेम की बातचीत होती है या राना टिकरिना यानी जो मेंढक है उसको उसी के नाम से जाना जाएगा। होमो सेपियंस मनुष्य को होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीजें होगी। तीसरी अगर अपन बातचीत करते हैं तो होता है उसका स्थायित्व, स्थिरता। ये स्थायित्व स्थिरता, यानी स्थिरता का मतलब ये हो गया कि एक बार नामकरण करने के बाद में बार बार उसका नामकरण जो चेंज नहीं किया जाता है। एक बार जो नाम रख दिया यहाँ इस पद्धति के अंदर, नोमेनक्लेचर के अंदर, तो फिर वो नाम हमेशा के लिए उसका स्थायी हो गया। ऐसा नहीं बार बार उसको चेंज किया जाता है। इसको बोलते हैं अपन स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक बार नामकरण करने के बाद में उसका नाम बार बार चेंज नहीं करते। तो इन तीन प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए हम जो है किसी भी जंतु या पादप का जो है वो नामकरण करते हैं। अब अगर हम यह नामकरण की अगर बातचीत करते हैं तो ये तीनों पॉइंटों को ध्यान में रखकर इसी प्रकार से करते हैं। अब मुख्य रूप से हमें नामकरण की जो है पद्धतियों के बारे में देखना है। तो सबसे पहले संक्षिप्त में अपन ले लेते हैं एक नाम पद्धति, जिसको हम बोलते हैं एक नाम पद्धति। छोटा सा ये, हालांकि हम इसको काम में लेते नहीं है। एक नाम पद्धति जिसको अपन बोलते हैं यूनिनोमियल सिस्टम या नोमेनक्लेचर। इसमें क्या होता है, विशिष्ट रूप से जो है वो जो हमने ये जो नाम पढ़े थे, किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, जीनस है, इन सब को अगर हम एक पद में क्रम के अंदर अगर दर्शाते हैं या व्यवस्थित करते हैं, तो जो जाति या स्पीशीज है इसको सबसे छोटी इकाई मानी गई है, और कैरोलस लिनियस ने इसको सबसे छोटी इकाई मानी थी। हालांकि ये स्पीशीज या हम ये कह सकते हैं स्पीशीज कॉन्सेप्ट, ये जाति अवधारणा है या परिकल्पना है, ये जॉन रे के द्वारा दी हुई है। लेकिन इसको सबसे छोटी इकाई मानने वाले कौन थे, कैरोलस लिनियस थे, और इसीलिए उन्होंने सबसे छोटे रूप में यहाँ पर माना है। तो उनके अनुसार जो जाति है उसको सबसे छोटी इकाई मानी है, और बाकी उससे ऊपर वाले हैं वो सब क्या है, उत्तर कोटि वाले। तो यहाँ हल्की सी डेफिनेशन यहाँ लिख लेते हैं कि इस पद्धति के अंतर्गत या इसमें लिखकर इसमें सभी पदों को जाति से उच्चतर यानी हाई रूप में माना गया है, और इन सभी पदों को एक ही नाम दिया गया है जो किसी कोटि के लिए, किसी कोटि के लिए क्या होता है, विशिष्ट होता है। कोटि के लिए
विशिष्ट होता है। यानी हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक का हम एग्जाम्पल अगर लेना चाहिए तो जैसे हमें अमीबा का अगर नोमिनिकल्चर अगर करना है तो उसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ हम ऊपर इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अमीबा के बारे में। एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहे तो अमीबा 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 का अगर हम क्लासिफिकेशन से वर्गीकरण करते हैं तो वही हमें सारे पद लिखने हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, किंगडम लिखेंगे, यानी ये क्या हो गया आपके पास किंगडम हो गया। और जो किंगडम के बाद में अगर हम देखते हैं इसमें फाइलम, फाइलम के बाद में आपके पास में यदि हम देखते हैं इसमें क्लास आ जाएगी, क्लास ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में इसमें आ जाएगा जीनस, फिर तो ये आपके पास में सारे साइज इसमें आ गए, किंगडम आ गया, फाइलम आ गया, क्लास है ना, और ऑर्डर आ गया आपके पास में, जिन्स आ गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऑर्डर वाला पद इसमें अमीबा में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं तो किंगडम इसका कौन सा हो गया, अमीबा हो गया। फाइलम अगर आप देखते हैं इसमें तो फाइलम इसका कौन से संघ का आएगा, प्रोटोजोआ का आएगा। प्रोटोजोआ के बाद में क्लास के बारे में अगर देखते हैं राइजोपोडा में आ जाएगा, और ऑर्डर को एक बार अपन छोड़ देते हैं इसमें आपके पास में क्लास इसकी आएगी, जीनस इसके पास में क्या आ गया, अमीबा आ जाएगा, और स्पेसीज इसकी कौन सी होगी, प्रोटियस हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका हम जब वर्गीकरण करते हैं या नोमिनिकलाइजेशन करते हैं अमीबा का, तो इस प्रकार से हम इसका वर्गीकरण कर पाते हैं। तो ये एक नाम पद्धति होगी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसमें द्विनाम पद्धति, और द्विनाम पद्धति ये आपके हमेशा काम आती है। आपका नामकरण भी हमें द्विनाम पद्धति के आधार पर ये करना होता है। तो द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई थी, कैरोलस के द्वारा दी गई थी, कैरोलस लीबनिज के द्वारा दी गई थी। लेकिन परिकल्पना और सिंपल सी परिभाषा है किसके द्वारा, सबसे पहले तो ये जॉन रे के द्वारा, जो हमने बताया था 1628 से लेकर के ये 1705 तक इनका जीवन काल रहा। उन्होंने सिंपल सी जो है वो जाति कॉन्सेप्ट दी थी। जैसे कि मैंने बताया कि जाति नाम भी देने का जो श्रेय, स्पीशीज नाम देने का श्रेय भी इन्हीं को है, और छोटी इकाई भी ये है जो इन्हीं के द्वारा, हालांकि कैरोलस लीनियस के द्वारा मानी गई, लेकिन इन्होंने भी ये अवधारणा में यही बताया था कि जाति को जो सबसे बाद में रखना होता है। तो इन्होंने जाति के बारे में क्या बताया, सिंपल सी परिभाषा दी थी। इन्होंने यही बताया था कि वे जीव जंतु जो आपस में लैंगिक जनन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वे जीव जंतु जो आपस में लैंगिक जनन करते हुए और अपने समान संतति पैदा कर सकते हैं, करते हैं, वो सब एक ही जाति के होते हैं। हालांकि इनके डेफिनेशन में बाद में सुधार किया गया क्योंकि कुछ कमी थी। कौन सी थी, लैंगिक जनन वाली। लैंगिक जनन वाली कमी क्यों थी, क्योंकि कुछ जंतु ऐसे हैं जिसको अपन कह सकते हैं बहुरूपी जो जीव जंतु होते हैं, जैसे मधुमक्खी वगैरह, उनमें लैंगिक जनन यानी लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी उनको हम आपस में जो है एक ही जाति को मानते हैं। तो ये एक थोड़ी सी कमी थी, लेकिन बहुत ही सिंपल से उन्होंने परिभाषा दी कि वे सब जीव जंतु जो आपस में क्या कर सकते हैं, लैंगिक जनन, प्राकृतिक रूप से लैंगिक जनन कर सकते हैं। तो देखो जाति की परिभाषा यहाँ लिखते हैं इनके द्वारा, जाति की परिभाषा यानी वे सभी जीव जंतु जो आपस में प्राकृतिक रूप से लैंगिक जनन करते हुए क्या करते हैं, अपने समान संतति पैदा करते हैं, करते हुए अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, एक ही जाति के सदस्य होते हैं, एक ही जाति के सदस्य होते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा उन्होंने दी। हालांकि बाद में जो है ये एक जो है इनके लिए अड़चन पैदा हो गई थी। तो ये हो गया। इसके बाद में हम ये मानते हैं, जैसे ये अभी बताया कमी क्या होगी, जॉन रे की परिभाषा में ये थी कि लैंगिक जनन जो है वो कई जंतु नहीं भी करते हैं, लेकिन फिर भी एक ही जाति के होते हैं। जैसे बहु रूपी जंतु हमने बताया था, कौन सा, मधुमक्खी है, इसके अलावा और बर वगैरह और भी बहुत सारे हैं
जिनमें लैंगिक जनन नहीं होता, लेकिन फिर वो क्या है, एक ही जाति के सदस्य होते हैं। इसके बाद में जो आधुनिक जो वैज्ञानिकों ने अनुसार जो परिभाषा दी है, हम लिखते हैं आधुनिक वैज्ञानिकों ने सिंपल सा इसमें सुधार किया। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार जो है जाति एक ऐसा समूह है, जाति एक ऐसा मिलता जुलता है वैसे तो, ऐसा समूह है, जाति एक ऐसा समूह है जो क्या करता है, अपने समान संतति पैदा करना। यानी हम ये कह सकते हैं ऐसा समूह जिसके अंतर्गत जो है वो, या जिसके अंतर्गत आने वाले सभी जंतु, जिसके अंतर्गत आने वाले सभी जंतु एक समान वाले सभी जंतु एक समान जीन पूल, ये यहां पर लिख सकते हैं, एक समान जीन पूल के भाग होते हैं तथा यानी ये मुख्य रूप से इसमें एक समान जीन पूल होते हैं के भाग होते हैं तथा जिनमें वातावरण के लिए तथा जिनमें समान वातावरण के लिए या वातावरण के लिए एक समान अनुकूलन, एडेप्शन के लिए ना, समान अनुकूलन एवं जैविक विकास की क्षमता हो, वे सभी क्या कहलाते हैं, एक ही जाति कहलाती है। ये आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो है इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से दी है। और हम ये मानते हैं जैसे कोऑर्डिनेट्स जाति को वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई मानी। एक इसमें एक छोटी सी परिभाषा और आ जाती है, कैरियो टैक्सोनॉमी। कैरियो यानी गुणसूत्र, यानी गुणसूत्रों की समानता व असमानता के आधार पर यदि हम कोई वर्गीकरण करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कैरियो टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो गुणसूत्रों या हम ये कह सकते हैं वर्गी की वह शाखा जिसमें या गुणसूत्रों में हम ये कह सकते हैं वर्गी की वह आधुनिक शाखा जिसमें गुणसूत्रों की समानता व असमानता या विषमता भी कह सकते हैं के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैरियो टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये एक नई जो है वो वर्गीकरण की एक शाखा है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जिस नामकरण पद्धति को आजकल हम सबसे ज्यादा काम में लेते हैं, या हम यूं कहें उसी को काम में लेता है, वो है कौन सी है, कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई हुई द्विनाम पद्धति। तो द्विनाम पद्धति क्या है, जिससे कि नाम से स्पष्ट है, इसके अंदर जो है दो नामों से मिलकर के एक जंतु या पादप का जो है वो जूलॉजिकल या बॉटनिकल नेम रखा जाता है। और उसमें क्या क्या होते हैं, उसके अंदर जो पहला जो नाम होता है वो किसका होता है, इसका जीनस का होता है, और दूसरा जो होता है उसके जाति का होता है। तो यही कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई है। इसमें अपना है बायनोमिकल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति। ये द्विनाम पद्धति वह पद्धति है जिसको सबसे ज्यादा हम काम में लेते हैं, या यूं कहें कि इसी पद्धति को हम जो सामान्यतः काम में लेते हैं, जो कि कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई थी। कैरोलस लिनियस के द्वारा हमें जो पद्धति दी गई थी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, द्विनाम पद्धति, यानी इसके अंदर जो है दो नामों को मिलाकर के एक नाम बनाया जाता है। और इसमें हम ये मानते हैं कि जो दो नाम जो होते हैं उसमें से एक जो नाम होता है वो होता है आपके पास में जीनस का, और दूसरा जो होता है उसके जातीय स्पीशीज का। इन दोनों से मिलाकर के एक नाम बना होता है। जैसे हमने राना टेगिना मेंढक का नाम हमने देख लिया, या मनुष्य का नाम हम देखते हैं होमो सेपियंस। तो इसके द्वारा जो हम ये कह सकते हैं, कैरोलस लिनियस के द्वारा जो बुक हमने बताए थे, सिस्टेमा नेचर, इसके द्वारा जो है वो जो बुक जो थी, इस बुक के अंदर जो है इस वर्गीकरण के जो पद है उनके बारे में, या कौन से जो नियम होते हैं उसके बारे में जो बताया गया है। तो हाँ, यहाँ देखते हैं कि ये बुक जो है उसके अंदर
किस किस प्रकार से, तो यहाँ हम ये मानते हैं कि या देखते हैं दो शब्दों से मिलकर के एक नाम बनता है। यानी हम ये कह सकते हैं इस नियम के अनुसार, सिंपल सी बातचीत अपन कर सकते हैं, इस नियम के अनुसार जंतु या पादप का जो भी हम जूलॉजिकल या बॉटनिकल नेम रखते हैं वो दो नामों से मिलकर के बना होता है। और उसमें क्या होता है कि प्रत्येक नाम का पहला अक्षर वो क्या होता है, उसका जीन्स का होता है, दूसरा जो उसकी स्पीशीज या जाति का होता है। जैसे हम अगर उदाहरण ले मनुष्य के नाम, सबसे अच्छा उदाहरण ये रहेगा, तो मनुष्य को हम क्या लिखते हैं, मनुष्य को हम लिखते हैं होमो सेपियंस। तो यहाँ क्या है, होमो क्या है, इसके जो है वंश या जीन्स का नाम है, और सेपियंस जो है वो क्या है, इसकी जाति का नाम है। तो दोनों से मिलकर के बनता है। अब होमो सेपियंस यदि हम कहीं भी नाम लेते हैं तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि ये मनुष्य के बारे में ही बातचीत हो रही है। और अगर इसी प्रकार से हम जैसे तीन हम ऐसे उदाहरण ले रहे हैं जो जिनका वंश एक ही है लेकिन जाति अलग अलग है, क्योंकि वो अलग अलग वातावरण में पाए जाते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले यहाँ नाम देखते हैं शेर। तो शेर को अपन क्या बोलते हैं, हमें पता होना चाहिए, पैंथम या पैंथर लियो। ठीक है, ये सामान्यतः जो है शेर का नाम है। पैंथरा या पैंथर एक ही बात है। दूसरा जो नाम है वो किसका हो सकता है, जैसे बाघ है, बाघ शेर से मिलता जुलता ही है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पैंथरा या पैंथर क्या बोलते हैं इसको, टाइग्रिस, टाइग्रिस, ये नाम हो गया। इससे मिलता जुलता ही एक और होता है आपके पास में जिसको हम तेंदुआ कहते हैं, और तेंदुआ को पार्ट्स बोलते हैं, तेंदुआ। पैंथर या पैंथरा पैडर्स। यानी इसमें क्या हो गया, यहाँ देखिए इसका जो तीनों का एक दो जो है ये वंश है वो एक जैसा ही। इसका मतलब ये हो गया कि तीनों जो है वो एक ही वंश के प्राणी है, लेकिन अलग अलग क्लाइमेट में रहने की वजह से इसमें कुछ भिन्नताएं आ गई, तो इनकी जो जातियां हैं वो अलग हो गई, इसलिए इनकी जाति यहाँ पर अलग अलग प्रकार से की गई है। तो हम ये चीज ये कह सकते हैं कि सब जो है वो दो दो नामों से मिलकर के बना हुआ है। अब यहाँ मुख्य रूप से जो ध्यान देने वाली बात है कि इसमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, या जब हम किसी भी जंतु का या पादप का जो जूलॉजिकल या बॉटनिकल नेम लिखते हैं तो इसमें हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो यूनिवर्सल नियम है वो ये है कि लिखते समय हमें जीन्स का जो पहला नाम जो होता है वो कैपिटल अक्षर से लिखते हैं, और जो स्पेशल जाति होती है उसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो सबसे पहले तो प्रथम अक्षर जो होता है वंश का, किसका, वंश का, वो हम अंग्रेजी के कैपिटल यानी बड़े अक्षर से लिखते हैं, और स्पेशल जाति होती है उसको हम हमेशा क्या लिखते हैं, छोटे अक्षर से लिखते हैं। तो पहला नियम तो ये है। दूसरा इसमें यूनिवर्सल नियम ये है कि जब हम नाम लिखते हैं तो नाम लिखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि उसको हम लेटिल भाषा में लिखते हैं। क्योंकि हमें लेटिल भाषा लिखनी नहीं आती तो हम क्या करते हैं, उनको आड़े या तिरछे करके लिख देते हैं। ये भी थोड़ा सा मुश्किल भरा काम है, टाइम ज्यादा लगता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि उसमें जो है उस नाम को जो रेखांकित कर दिया जाता है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं होमो सेपियंस नाम लिख रहे हैं, मान लिया होमो सेपियंस, तो ये किसका हो गया, इसका वंश का नाम हो गया, और ये इसका जाति का नाम हो गया। तो यहाँ हम क्या करते हैं सामान्य रूप से, या तो इसको लेटिल भाषा में लिखो होमो सेपियंस, या हम जिसको इस प्रकार से लिखेंगे HOMO। तो ये तो देखो कैपिटल अक्षर आ गया, बाकी स्मॉल आएगा, और फिर ये सारे होमो सेपियंस। तो हम लेटिल भाषा में नहीं ले सकते, इसको टेढ़ा नहीं लिख सकते, तो क्या करते हैं इसको अलग अलग प्रकार से रेखांकित, होमो को अलग कर दिया और सेपियंस को जो है हम अलग रेखांकित कर देते हैं। तो ये क्या हो गया कि नामकरण का एक तरीका हो गया। इसके बाद में इसमें तीसरा नियम क्या है कि कभी कभी क्या करते हैं कि जब हम इसका जूलॉजिकल या बॉटनिकल नेम लिखते हैं तो इसका खोजकर्ता का नाम भी हम आगे लिख देते हैं। जैसे होमो सेपियंस की अगर बातचीत करें तो होमो सेपियंस खोजकर्ता मतलब जिसने नाम दिया है, तो होमो सेपियंस लीनियस भी यहाँ लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, लीनियस। तो इससे ये समझ में आ जाता है कि कैरोलस लीनियस ने जो है इसकी खोज की, लिन भी लिख सकते हैं, छोटा नाम के आधार पर इसको हम लिख सकते हैं। तो ये आपके पास में एक नियम ये हो गया। वैसे कभी कभी हम उस वो जंतु जहां पाया जाता है उस स्थान का नाम भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि उस वहां पाए जाने वाले या जिस स्थान पर वो पाए जाते हैं उस स्थान का नाम भी लिख दिया जाता है। जैसे हम देखते हैं भारतीय मधुमक्खी, तो इसको क्या लिखते हैं अपन, भारतीय मधुमक्खी,
तो इसका नाम किस प्रकार से लिखेंगे अपन, एपिस इंडिका। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भारत में, इंडिया में पाई जाती है। जैसे अलग अलग है उसी प्रकार से ये भारत में पाई जाने वाली मधुमक्खी है। इसी प्रकार से हम कॉकरोच के बारे में जो सामान्यतः हम पढ़ते हैं वो प्रेपलेटरलिस अमेरिकाना है, ठीक है। तो क्योंकि ये अमेरिका में पाया जाता है, मूल निवासी जो कहाँ का है, अमेरिका है, तो प्रेपलेटरना अमेरिकाना। तो यहाँ से इसकी पहचान हो जाती है कि ये इंडिया में पाई जाती है या अमेरिका के अंदर पाई जाती है। तो ये नामकरण की जो है मुख्य रूप से पद्धतियां हैं, ये इन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना होता है। इसके बाद में एक पद्धति और आपके पास में जो है त्रिनाम पद्धति। त्रिनाम पद्धति केवल वैसे ही अपने द्विनाम पद्धति है वैसे ही मिलती जुलती है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। त्रिनाम पद्धति में क्या होता है, कई बार जो है जैसे एक ही प्रकार की जो जाति होती है लेकिन अलग अलग प्रकार के जो वातावरण में वो चली जाती है, तो वहां पर क्या होता है, उनमें हल्की सी विभिन्नताएं आ जाती है, यानी होती वही मूल जाति है लेकिन हल्की सी विभिन्नताएं आ जाती है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता। तो हल्की सी विभिन्नता आ जाने की वजह से उनको एक उपजाति का नाम और दे दिया जाता है। जैसे हम यहाँ बातचीत करते हैं इसमें से त्रिनाम पद्धति में, त्रिनाम पद्धति, तो इसको शॉर्ट में अपन ये कहते हैं कि इसमें जो जाति के आगे है वो उपजाति और जोड़ दी जाती है, बाकी कोई विशेष इसके अंदर फर्क नहीं। इसमें क्या होता है कि ये परिवर्तन जो आते हैं वो वातावरण की वजह से आ सकते हैं या भौगोलिक कारकों की वजह से आ सकते हैं। जैसे एक ही स्थान पर पाए जाने वाले जंतु वो अलग अलग स्थान के ऊपर चले जाते हैं, तो उसमें क्या हो जाती है, कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे हम कबूतर का अगर उदाहरण लेते हैं तो कबूतर यहाँ भी पाया जाता है, कबूतर दूसरी जगह पाया जाता है, तो इसका जो है कोलाबा लीबिया या लेबिया किसको बोलते हैं, कोलाबा लेबिया इंटरमीडिया, कोलाबा लेबिया इंटरमीडिया, ये जो कबूतर है वो सामान्यतः कहाँ पाया, सामान्यतः आपके पास में हिमालय क्षेत्र के अंदर पाया जाता है, हिमालय क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। इसी प्रकार से जो दूसरा आपके पास में है जो मैदानी भागों में पाया जाने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, वही कोलाबा। और लेबिया की कोलाबा लेबिया और इंटरमीडिया की जगह जो इसका नाम है वो बदलकर नेग्लेक्टा हो जाएगा, नेग्लेक्टा। ये कहां पर पाया जाता है, ये मैदानी भागों में पाए जाने वाला कबूतर है। तो देखो इसमें क्या है, ये जो आपके पास में इंटरमीडिया और नेग्लेक्टा जो नाम दिया गया है ये क्या दिया गया, इसकी उपजाति के नाम से दी गई। तो इस प्रकार से भी हम इसका जो नामकरण करते हैं। तो ये हो गई एक नाम पद्धति, द्विनाम पद्धति और त्रिनाम पद्धति।